Good afternoon, friends. It is always a great pleasure to interact with you all. I hope you all are doing good. आज की जो हमारी चर्चा का विषय है वो बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट एक इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया है और ये जजमेंट कारोबारियों के पक्ष में है और ये इस जजमेंट को समझना या इसका संज्ञान लेना हम सभी कारोबारियों के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये जो जजमेंट है ये जो जीएसटी सर्च में जो अधिकारियों द्वारा कार्यप्रणाली अपनाई जाती है या जो प्रोसेस अपनाया जाता है स्टॉक टेकिंग का, उस विषय पे आया है और इसका संज्ञान लेना हम सभी के लिए बड़ा अनिवार्य है। तो ये जजमेंट जो है वो इको प्लस स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में है और ये बड़ा रीसेंट जजमेंट है जो 12 अप्रैल 2024 को प्रोनाउंस हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये जजमेंट है और इस जजमेंट में जो बात है वो ये है कि जो कारोबारी है या जो अपीलांट है उसके यहाँ सर्च होती है और सर्च में फॉर एग्जांपल उसकी बुक्स में जो स्टॉक था वो था 8 करोड़ का और मान लीजिए उसके जो फिजिकल वेरिफिकेशन है उसमें स्टॉक मिला 10 करोड़ का। तो हुआ क्या, इस पर्टिकुलर मामले में जो विभागीय अधिकारी हैं, चूंकि ये कारोबारी जो था वो लोहे का कारोबारी था, तो जो आयरन एंड स्टील की जो भी कमोडिटीज़ थी उनका जो वेरिफिकेशन था वो एक टीडियस जॉब था, हम सभी को मालूम है, बिकॉज आयरन स्टील इज़ अ हैवी वेट गुड्स। लेकिन डिपार्टमेंट ने क्या किया, क्योंकि लिमिटेड टाइम में कार्रवाई पूरी करनी थी तो उन्होंने कुछ ही आवर्स में उसका पूरा जो आई एस्टिमेशन यानी कि अनुमान के आधार पर पूरी स्टॉक की गणना कर ली गई। यानी कि पूरा जो उसका प्रमाइसिस था उसमें जो स्टॉक निकल के आया वो दैट वाज एन एक्सेस, यानी कि वो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं 10 करोड़ का निकला और लेकिन कारोबारी की किताबों में था वो 8 करोड़ का। तो ये जो एक विसंगति डिपार्टमेंट ने पुटअप करी और ये असेसी से कहा कि अब जो ये ज़्यादा स्टॉक निकला है 2 करोड़ का, इस पे आप 18% पेनल्टी और फाइन के रूप में जमा करा दीजिए, यानी कि 36 लाख रुपीस करीब आप इस पे जमा करा दीजिए। तो ये जो प्रॉब्लम है, दिस इज़ अ प्रॉब्लम विच वी फेस इन ईच एंड एवरी जो जीएसटी सर्च के मामले होते हैं, जहाँ पे स्टॉक टेकिंग कुछ ही घंटों में 7, 8, 10 घंटों में करना पॉसिबल नहीं होता। तो वहाँ पे डिपार्टमेंट एक लूज या मैं कहूँ एक कन्वीनियंट वे ये अपनाता है कि आई एस्टिमेशन के आधार पर उसकी स्टॉक की गणना होती है एंड दैट उस गणना के आधार पे क्या होता है, जब फाइनली फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद जो वैल्यू निकल के आती है वो या तो ज़्यादा होती है या वो कम बैठती है एज कम्पेयर्ड विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये एक जजमेंट आया है जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट हैज़ वेरी स्ट्रिक्टली और बड़े ही कड़क शब्दों में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला है कि देखिए, जीएसटी कानून में जो स्टॉक वैल्यूएशन की प्रक्रिया है वो सेक्शन 15 में दी गई है और सेक्शन 15 में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आप जो स्टॉक की गणना करेंगे वो दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ ए आई एस्टिमेशन, यानी कि अनुमान के आधार पे कोई भी स्टॉक की जो गणना है वो नहीं की जा सकती। तो दिस इज़ अ वेरी सीरियस केस विच वेंट बिफोर द इलाहाबाद हाईकोर्ट और इस पर्टिकुलर मामले में जो प्रमाइसिस था, जो अपीलेंट था, जो लोहे का कारोबारी था, उसके पास वेइंग मशीन भी थी। वेइंग मशीन होने के बावजूद उसका यूज़ नहीं किया गया और जो भी उसकी जो सरिया थी या जो आयरन बार्स जिसको हम बोलते हैं, उसका जो फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ दैट वाज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द एस्टिमेट, यानी कि कोई भी उसका वजन नहीं कराया गया, कोई भी उसका वेट नहीं कराया गया और खाली एस्टिमेशन के बेसिस पे उस असेसी को ये बताया गया कि इतना आपका स्टॉक ज़्यादा निकल रहा है और या तो आप इस पर पेनल्टी और फाइन जमा कराइए वरना हम इसको जब्त कर लेंगे, यानी कि जब्ती का आदेश जो है इस पर्टिकुलर मामले में पारित किया गया। अब देखिए, जीएसटी की जो सर्च होती हैं उसमें जनरली ये होता है कि जब भी स्टॉक ज़्यादा निकलता है तो डिपार्टमेंट आपको सेक्शन 130 का एक खौफ दिखा के या उसका फियर दिखा के पैसा जमा कराने का प्रयास करता है और सेक्शन 130 में प्रक्रिया है कि विभाग आपके माल को जब्त करके उसको ओपन मार्केट में सेल आउट करके अपना जो राजस्व की वसूली है वो कर सकता है। बट ऐसा उन्हीं मामलों में हो सकता है वेयर द फिजिकल वेरिफिकेशन हैज़ बीन डन इन अ प्रॉपर मैनर। तो इसमें कंक्लूजन क्या है, व्हाट इज़ द कंक्लूजन? ये जजमेंट हम सभी को संज्ञान लेना है और अनफॉर्चुनेटली अगर हमारे व्यापार स्थल पे कभी जीएसटी की सर्च होती है तो उस प्रक्रिया में जो सर्च का प्रक्रिया है उसमें एक पार्ट है कि वो स्टॉक का वैल्यूएशन फिजिकल वेरिफिकेशन जो भी ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा किया जाता है एंड दैट फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद जो उसका जो क्वांटिटी निकली है दैट शुड रिकंसाइल विद योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जनरली अगर आई एस्टिमेशन या अनुमान के आधार पर स्टॉक की गणना की जाती है तो वो स्टॉक आपका या तो एक्सेस निकलेगा या वो शॉर्ट निकलेगा,
क्योंकि कुछ ही लिमिटेड टाइम में उसका एग्जैक्ट वैल्यूएशन कर पाना दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि जब अगर ऐसी कोई प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो यू हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट, और आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्टॉक टेकिंग है वो दैट इज डन ऑन द एक्चुअल बेसिस। अगर उसका वेट होना है तो उसका वेट हो, या अगर मान लीजिए पीसेस काउंट होने हैं तो दैट शुड बी ऑन ए पीस टू पीस बेसिस। अगर एस्टिमेशन या अनुमान के आधार पर स्टॉक की जो वैल्यूएशन है या जो फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा रहा है, तो आप जो भी ऑफिसर हैं, रेलेवेंट ऑफिसर्स, उनको ये बता दीजिए कि यू विल नॉट साइन दी स्टॉक स्टेटमेंट, यानी कि जब लास्ट में आपका स्टॉक स्टेटमेंट आपको सिग्नेचर करने हैं तो आप उसको कतई एक्सेप्ट मत करिए, बिकॉज द स्टॉक स्टेटमेंट शुड बी एक्सेप्टेड ओनली व्हेन द एक्चुअल फिजिकल वेरिफिकेशन इज टेकन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक लेसन है या एक इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है जो हमें अपनानी है। क्योंकि क्या होता है जनरली एसआईवी सर्चेस के केस में, अगर आप लास्ट में बोलेंगे पूरी जो प्रक्रिया हो गई उसके बाद कि दैट आई विल नॉट साइन द स्टॉक स्टेटमेंट, तो फिर दोबारा स्टॉक टेकिंग करना इज जस्ट नॉट पॉसिबल। तो आपको ये एट द स्टार्टिंग पॉइंट शुरू से ही ये ध्यान रखना होगा कि जो स्टॉक की गणना की जो प्रक्रिया की जा रही है या जो ऑफिसर्स स्टॉक काउंटिंग कर रहे हैं, दैट शुड बी इन द piece to piece basis या on the actual physical verification of the goods. So this is a very important judgment which is delivered by the Allahabad High Court recently. I thought it to bring it to your kind notice. So this was all. Thank you and have a nice day. Thank you very much.